कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज से हम लोग पढ़ेंगे साइंस, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस होगा। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान का सामान्य परिचय, जो आपके कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आरआरबी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी में आने वाली अग्रिम परीक्षाएं फरवरी या मार्च में होंगी, और एनटीपीसी रेलवे के सारे एग्जाम या अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं वो सारे कराए जाएंगे। हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं, थोड़ा गहराई और उसको मतलब मिक्स करते हुए आराम से पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आप लोग बने रहेंगे, आपके लगभग 100% सारे प्रश्न इसी से आएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ये दावा तो नहीं है लेकिन प्रयास जरूर रहेगा हमारा। तो चालू करते हैं कि विज्ञान का सामान्य परिचय क्या है। सबको पता है, इतना बकवास सबको आती है। विज्ञान क्या है इतना पूछा जाता है, कुछ नहीं, लेकिन हाँ जानकारी के लिए कि आज हम विज्ञान पढ़ना चालू कर रहे हैं। साइंस, तो साइंस होता क्या है? साइंस जो है किस शब्द से लिया गया है? तो साइंस जो है ग्रीक भाषा का लेटर सिंटिया, ये साइंस अंग्रेजी शब्द है। ये कहाँ से बना है? ग्रीक लेटर, ग्रीक भाषा का अक्षर सिंटिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिंटिया से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। टू नो का मतलब होता है जानना, अर्थात संस्कृत में इसको क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान कहते हैं। उर्दू में इसको हम लोग इल्म कहते हैं। इल्म का मतलब भी होता है जानना, चीज़ों को जानना, समझना। तो विज्ञान का एक हिस्सा यही है कि हम चीज़ों को जानें या समझें। कैसे जानें या समझें? तो जब भी हम नेचर का विकास होता है, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, तो जब भी हम नेचर या प्रकृति का हम लोग अध्ययन करना चालू करते हैं तो क्या करते हैं? पहले चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ फार्मूले तैयार करते हैं, फिर प्रूवमेंट होता है। जैसे सामान्य हमको पहले नहीं पता था कि सूर्योदय कैसा होता, हमने देखा कि सूर्य जो है 24 घंटे में दिन रात होना, हमें भविष्यवाणी कर दी हाँ 24 घंटे में होता है। फिर हमने देखा कि मौसम हर 6 महीने में रिपीट होते, तो हमको पता चल गया। तो ऐसे नियम बाद में, पहले कैसे पता चला? हम चीज़ों को प्रेक्षण करते गए, देखते गए, फार्मूले बनाए, तैयार हुआ, निष्कर्ष हुआ। ये सारे तरीके अपनाते हैं विज्ञान में। चीज़ों को समझते हैं, निष्कर्ष निकालते, सिद्धांत बनाते, और कभी कभी फेल भी होता है। जैसे पहले माना जाता था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। टालमी वगैरह का जब भी भूगोल वगैरह आप पढ़ेंगे तो समझ में आता है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे कि जो है मतलब इसको कहते थे कि पृथ्वी भू केंद्रीय सिद्धांत चलता था। उसके बाद अन्य वैज्ञानिक आए, कोपरनिकस आए, गैलीलियो आए, इन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, सूर्य केंद्र में है। फिर माना जाता था कि जब सूर्य को केंद्र में माना गया तो बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके पहले क्या माना गया था? कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। इस सिद्धांत का खंडन जब ब्रूनो ने किया तो ब्रिटेन और यूरोप की कंट्री ने तो उनको पत्थर मार मार के मार डाला, फांसी पे चढ़ा दिया। तो इतना अंधविश्वास था। तो कैसे इनका खंडन होता गया, इन सब चीज़ों को सीखना, समझना। तो ये याद रखना कि कोई साइंस की कोई प्रिंसिपल या सिद्धांत ये नहीं अनवरत रूप से शाश्वत सत्य नहीं होता है। कोई उसका आने वाले समय में उनका खंडन भी होता रहता है। खंडन करने के लिए सबूत भी होने चाहिए पर्याप्त। जैसे पहले भू केंद्रीय माना जाता था, फिर सूर्य केंद्रीय हो गया। फिर अब चीज़ें और विकास हुई तो हमको पता चला नहीं, पूरा पृथ्वी भी घूमता है, सूर्य भी घूमता है, दोनों घूमते हैं। सौरमंडल में क्या होता है? अपनी मंदाकिनी में चक्कर लगाते हैं, मंदाकिनी भी ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही। तो ये जितना विकास होता गया हम लोग चीज़ों को सीखते गए। तो साइंस क्या होती है? साइंस आप समझ गए। साइंस के बाद अब हम लोग जानते हैं कि विज्ञान की विषय वस्तु। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति क्या? ब्रह्मांड में जो कुछ भी निर्मित है, स्वनिर्मित, जो अपने आप से बनी, जितनी भी जैविक और अजैविक घटक हैं, सब मिलकर क्या बनाते हैं? प्रकृति बनाते हैं। नेचर हम जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाई गई, प्रकृति प्रदत्त, वो सब क्या कहलाता है? प्रकृति या नेचर कहलाता है। दूसरा आता है ब्रह्मांड। तो प्रकृति आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, पहला आप लोग पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। दूसरा हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, ये कौन सी थ्योरी है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को दर्शाता है। और ब्रह्मांड क्या है? जितने भी अंतरिक्ष में जितना भी आप आकाश, तारे, चंद्रमा, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितना भी आपको दृश्य या अदृश्य जो कुछ भी दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, वो हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है, यूनिवर्स का हिस्सा है। हम इस ब्रह्मांड का बहुत कम भाग जो है देख पाते हैं, वो दृश्य भाग कहलाता है, और बाकी सब इनविजिबल है। ठीक है। तो इसके बाद अगला भाग आता है कि द्रव्य क्या है। तो इसी ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं और जिनमें क्या होता है, जो चीज़ें स्थान घेरती हैं, जिनमें क्या गुण होता है? स्थान घेरती हैं, वो क्या होती हैं? द्रव्य होती हैं। द्रव्य का मतलब, द्रव्य को हम लोग मैटर कहते हैं।
बिग बैंग थ्योरी जब पढ़ेंगे कि बिग बैंग थ्योरी में बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई। पहले बताता था कि वो ऊर्जा का एक बिंदु था, उसमें जब विस्फोट हुआ तो वो क्या हुआ, ऊर्जा जो है किस में बदला, मैटर में बदला। तो ये आपको समझ में बाद में आएगा कि ऊर्जा मैटर में कैसी बदली, एनर्जी, ऊर्जा मतलब एनर्जी मैटर में कैसे चेंज हुई। तो यहाँ पे द्रव्य क्या है, मैटर जो स्थान घेरता हो, और इसके आधार पर इसको आप लोग जब परिभाषित करेंगे तो 3 चीज़ें पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब 2 प्रॉपर्टीज और आ गई हैं। चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, बोस आइंस्टाइन और 5वीं प्लाज्मा। तो पहले 3 थी, बाद में ये और चीज़ें जोड़ दी गई। तो ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा। मैटर स्थान घेरता है, स्थान घेरेगा तो उसका आयतन होगा, आकार होगा, शेप होगा, साइज होगा, ये सब अलग मैटर करता है। जैसे कुछ चीज़ों में नहीं होता, गैस जिस बर्तन में रखती हैं उसी का आकार ले लेती हैं। तो ये आप पढ़ेंगे, ठोस का अपना एक निश्चित आकार होता है, द्रव ये जिस बर्तन में होते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, गैस का अलग फॉर्म होता है, ये उड़ती फैलती हैं, है ना, विसरित होती हैं। फिर बोस आइंस्टाइन पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे कि अत्यधिक ताप दाब पे कैसे होता है जब उससे कोई चीज़ निकलना चालू करती। तो जब आपको पढ़ेंगे तो पूरा बताया जाएगा बोस आइंस्टाइन की परिकल्पना। बोस आइंस्टाइन मतलब क्या, बोस और आइंस्टाइन इन दोनों की परिकल्पना पे जब इसका तत्व बनाया गया तो उनके सम्मान में ये नाम रखा गया। प्लाज्मा पढ़ेंगे इसके बाद, प्लाज्मा क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा क्या हाई टेम्परेचर पे होता है, जैसे सूर्य वगैरह में ये तत्व पाया जाता है, कौन सा, प्लाज्मा। तो हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे। द्रव्य के बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग कि ऊर्जा क्या होती है। देखो, ऊर्जा और द्रव्य इनमें थोड़ा सा विवाद नहीं है, लेकिन हाँ, ऊर्जा, पहले ऊर्जा और द्रव्य को अलग अलग माना जाता था। ऊर्जा कहते हैं कि जैसे द्रव्य क्या होता था, हम लोग मानते थे कि ये स्थान घेरती है, लेकिन ऊर्जा इसमें ऐसा कोई गुण नहीं होता, ना तो ये स्थान घेरती, लेकिन हाँ, ऊर्जा में क्या होती, कार्य करने की क्षमता। वही जिसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा में क्या होती, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। ये दिखाई भी नहीं देती है, ये और मैटर दिखाई देता है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या होती, कार्य करने की क्षमता होती है। और ये स्थान भी नहीं घेरती, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश, इसमें ऊर्जा है, बहुत सारे इससे काम किए जाते हैं। सोलर एनर्जी के द्वारा क्या, सोलर खाना बनाया जाता है, और जितने भी काम हैं सोलर पैनल के द्वारा बिजली भी बनाई जाती। तो इसमें ऊर्जा है क्योंकि ये कार्य कर सकता है, लेकिन कहीं भी कोई स्थान नहीं घेरता है। तो पहले क्या था कि ऊर्जा और द्रव्य, एनर्जी और जो मैटर था, इसको अलग अलग माना जाता था। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया द्रव्य और ऊर्जा का। उसके बाद से द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के रूप माने जाने लगे। ऊर्जा को द्रव्य में भी बदला जा सकता था और द्रव्य को ऊर्जा में। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जो है द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम लोग क्या कर सकते हैं, द्रव्य में, अर्थात इनकी हम अवस्था का क्या करा सकते हैं, परिवर्तन करा सकते हैं। तो ऊर्जा द्रव्य संबंध, द्रव्य ऊर्जा, लिख लो, द्रव्य ऊर्जा संबंध, एनर्जी मास रिलेशन, है ना, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी मास रिलेशन। किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन कौन है, आधुनिक भौतिकी के पापा हैं, मतलब पिता हैं, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इन्होंने क्या कहा था कि द्रव्य और ऊर्जा, न्यूटन को फिजिक्स का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन आधुनिक भौतिकी की बात करेंगे तो आइंस्टाइन। तो हम क्या कहेंगे, द्रव्य और ऊर्जा संबंध किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि अगर किसी भी मैटर को नष्ट किया जाए तो, चूंकि देखो पहले क्या था कि द्रव्य को अविनाशिता का सिद्धांत चलता था और द्रव्य अविनाशी आज भी है, लेकिन कहने का मतलब यह, हम जब द्रव्य को नष्ट करें, आइंस्टाइन ने क्या बताया कि मान लीजिए कोई m मास का द्रव्यमान हो, कितने मास का, इसका मान लीजिए कोई द्रव्य है, मैटर है, उसका द्रव्यमान कितना है, m मास है का है, उसको हम नष्ट करते हैं तो किस में चेंज होगा, एनर्जी में चेंज होगा, ऊर्जा में बदलेगी। और जो ऊर्जा E होगी वो कितने बराबर होगा, E बराबर mc² होगा, ठीक है। जहाँ m क्या है, उस द्रव्य का मास है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल के स्क्वायर में ना, देखो बहुत मात्रा, अर्थात जब हम किसी भी द्रव्य को नष्ट करते हैं तो वो अपार ऊर्जा मुक्त करता है। अच्छा, इससे प्रश्न नहीं आता है कि पहले तो हम कहते थे कि द्रव्य अविनाशी, द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो क्या यहाँ द्रव्य को नष्ट कर दिया गया, मैटर नष्ट हो गया? तो ऐसा नहीं होता है। इससे द्रव्य
नष्ट नहीं होता और इसके सिद्धांत की और पुष्टि होती। कैसे? यहाँ केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरण किया गया है। अर्थात क्या हुआ है, पहले वो किस फॉर्म में थी, द्रव्य में, अब किस में बदल गई, ऊर्जा में। अर्थात एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ, चेंज हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमने द्रव्य को किस में बदल लिया, ऊर्जा में, तो जब द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं तो ऊर्जा को भी द्रव्य में बदला जाए तो बदला जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए सन से आने वाली बहुत सारी एनर्जी थी, उस एनर्जी को हम फिर से दबाते चले जाएं। क्यों? कोई चीज़ जब फैलती है, तो ऊर्जा में बदलती है। हमने थोड़े से मास को जब नष्ट किया तो बहुत सारी ऊर्जा हुई। अब उस ऊर्जा को हम दबाते चले जाएं तो छोटा सा द्रव्य में बदल सकता है। तो हम ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं और द्रव्य को ऊर्जा में। और इस सिद्धांत को किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि नाभिकीय विखंडन। देखो, एक इसमें दो आता है, एक आता है नाभिकीय विखंडन। जब भी हम किसी द्रव्य को नष्ट करते हैं तो बहुत सारी अपार ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे परमाणु बम बनाते हैं तो वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। लेकिन जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन में काम करती है। तो जब कोई पूछेगा कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो किसके कारण है, ये बाद में विस्तृत समझाया भी जाएगा। जब आप पढ़ेंगे, रिएक्शन भी बताएंगे, तो उसमें क्या कि वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु विखंडन किस पे, परमाणु ऊर्जा किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के भाग। तो इसमें प्राकृतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं उतने में न बांट के हम लोग केवल इस समय पढ़ना चालू करेंगे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो आज हम लोग केवल चालू करेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा पढ़ेंगे? पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान। और पदार्थ विज्ञान को हम लोग क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो हम लोग केवल आज पढ़ना चालू करेंगे भौतिक विज्ञान। इसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान ऐसा वो विज्ञान जिसमें हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ नेचर क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। याद रहेगा, पूछा भी नहीं जाता है बहुत ज़्यादा, केवल इसमें अब आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे जाएंगे। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ नेचर क्या होता है। भौतिक विज्ञान को कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर अर्थात प्रकृति का जो अध्ययन है वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। और जब भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो इसमें दो फिजिक्स आएगी, एक चिरसम्मत आती है क्लासिकल और दूसरी मॉडर्न। पहली कौन सी पढ़ेंगे? क्लासिकल। तो फिजिक्स को हम लोग इसमें दो पार्ट में पढ़ लेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे भौतिक को? एक पढ़ेंगे हम लोग चिरसम्मत, हिंदी थोड़ी अजीब है, अंग्रेजी में पढ़ लेना। इसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। कौन सी फिजिक्स कहते हैं? क्लासिकल। अभी पूरा समझ में आएगा होता क्या है। एक होती हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक विज्ञान है ना, आधुनिक भौतिकी है ना, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक। तो चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है? इसमें हम लोग स्थूल चीज़ों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थूल। इसमें क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म। अच्छा, सूक्ष्म और स्थूल समझ लो वही। जैसे हमारा शरीर भी हम लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि कहते थे कि दो शरीर होते हैं। कौन कौन सा? एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल। जो भारी भरकम दिखता है वो कौन सा है? स्थूल है। सूक्ष्म क्या होता है कि मान लीजिए ऋषि ऐसा मानते थे कि जब आत्मा निकलती ना हमारे अंदर दो शरीर, जैसे ये शरीर को हम यहीं स्थूल रख सकते हैं और बाकी वो कहते थे तपस्या करते थे तो अपने सूक्ष्म शरीर को यहाँ से निकाल के पूरे ब्रह्मांड में विचरण कराते थे। तो वो क्या हो गया? सूक्ष्म, जो हमको नहीं दिखता है लेकिन है। तो सूक्ष्म वो हो गया। स्थूल जो तुमको दिखता है नंगी आंखों से वो क्या है? सूक्ष्म। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थूल को पढ़ेंगे। इसमें सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब इस मैटर के अंदर की चीज़ जो नहीं दिखती, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके अंदर कैसी प्रक्रियाएँ होती हैं, कैसे क्या होता है। तो इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि उसमें आधुनिक भौतिकी क्या, जब नई नई चीज़ों खोज होती गई, प्रोटॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की हुई, हमने जाना परमाणु क्या होता है। पहले हम लोग यही मानते थे, अणु तक की ही जानते थे। कणादि ऋषि ने कण के बारे में बताया, फिर उसके बाद परमाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
फिर प्रमाण के बारे में हमको पता चला कि प्रमाण जो है विभाज्य है। पहले प्रमाण अविभाज्य मानते थे, लेकिन फिर पता चला प्रमाण स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। फिर प्रमाण के बारे में हमने और जाना कि ये किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते। जब इनका अध्ययन करने लगे तो हमको एक अलग शाखा बनानी पड़ी, वो कौन सी, मॉडर्न फिजिक्स। इसमें बहुत सारी क्वांटम फिजिक्स और अन्य फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। लेकिन जो आधुनिक भौतिकी के अलावा ये स्थूल फिजिक्स है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाशिकी पढ़ेंगे। देखो प्रकाशिकी क्या है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की दुनिया अलग है थोड़ी सी। दुनिया ये कि न्यूटन ने अपनी एक बुक ऑप्टिक्स में प्रकाश संबंधित बहुत सारे प्रेक्षण किए। उनको जब छापा तो वो जब उनकी बुक्स छपी तो प्रकाश के बारे में सबसे बढ़िया बेहतरीन अध्ययन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने नापा था। ये आप याद रखेंगे। प्रकाश की चाल को किसने नापा था? रोमर ने बहुत सटीक प्रयास किया था। और उसके पहले असफल प्रयास किसने किया था? गैलीलियो। असफल प्रयास गैलीलियो भी करते हैं, लेकिन रोमर सटीक प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लेकिन प्रकाश कैसे चलता? सीधी सरल रेखा में चलता। प्रकाश की कणिका का सिद्धांत और बहुत सारे जितने भी सिद्धांत थे उनकी परावर्तन, अपवर्तन, इन सब की व्याख्या न्यूटन ने ऑप्टिक्स में की थी। तो ये प्रकाशिकी का अध्ययन भी हम लोग इसी में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद आधुनिक जो भौतिकी है इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं। कौन सी फिजिक्स पढ़ते हैं? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स। ठीक, इसमें कौन सी पढ़ते हैं? ये क्वांटम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी इसमें फिजिक्स आती हैं। साउंड आती है, उष्मागतिक है, विद्युत चुंबक है ना। फिर आधुनिक भौतिकी में आप क्या पढ़ेंगे? परमाणु भौतिकी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? परमाणु भौतिकी पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, जो भी सब पढ़ते हैं सब इनके अंतर्गत आएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि विज्ञान वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इनमें पढ़ेंगे। तो जब बारी बारी जब चीज़ें आएंगी तो हम लोग देखते रहेंगे। आज के लिए इतना हटाते हैं। जितना चीज़ें आएंगी आपका रिपीट होता रहेगा। थोड़ा सा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इनको किलोमीटर में ले तो हम कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसने नापा था? मैंने रोमर बता भी दिया है ना। इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवाइसिए ने दिया था। लेवाइजियर रूल पढ़ेंगे तो जब बताया जाएगा ना, तो लेवाइसिए ने दिया था। ये सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं कि परमाणु भौतिकी पढ़ चुके हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं? द्रव्य या ऊर्जा का उनकी प्रक्रिया, अन्योन्य प्रक्रियाओं का क्या करते हैं? रासायनिक प्रक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मापन आता है, मेजर। क्यों? क्योंकि भौतिक विज्ञान में क्या करेंगे? चीज़ों को मेजर, पहले हम देखेंगे, फिर उनको मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट के अपने अलग अलग सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम भौतिक जो चीज़ें मेजर करते हैं उनको हम राशि में बांट लेते हैं। कौन सी राशि? तो हम लोग भौतिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 2 राशियों में बांट लेते हैं। सदिश राशि होती है और कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। सदिश राशि कैसी होती है और अदिश राशि कैसी होती है? तो मैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियों को आप लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। दूसरी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ होती हैं। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में आप सीखेंगे। ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा ना हो, आदिश मतलब जिनमें कोई दिशा ना हो, मतलब दिशा ना हो, दिशा नहीं होगा, परिमाण होगा। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड होगा। सादिश जिसमें दिशा भी होगी, मतलब डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण दोनों में होगा। ठीक, परिमाण भी होगा। तो दिशा किसमें नहीं होती? हमको पता है कितने बजे हैं, समय हमने कहा 9 बजा है, तो 9 उसकी अंकीय वैल्यू क्या होगी? जो परिमाण हो गया। लेकिन इसके साथ हमको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? समय आ जाती है, द्रव्यमान आ जाता है। हम मार्केट में गए 5 kg आलू लेने, तो हमको उसमें किसी भी दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई, दूरी हो गया। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये किस में आएंगी? हमारी
और बहुत सारी जितनी भी अदिश आएंगे हम पढ़ाते जाएंगे आगे, और जो जो अदिश है उनको हम बताते जाएंगे। केवल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। सदिश राशियाँ जिनमें हमको दिशा की ज़रूरत पड़ती है, बल हो गया, विस्थापन हो गया। अब ये क्लियर होगा आपका। बल जैसे दरवाज़ा खोलना, हमने कहा 5 न्यूटन का बल लगाइए दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन आप गए खोलने नहीं खुला, क्यों? क्योंकि हमने कहा था उसको धक्का बाहर की ओर देना, आप अंदर खींच रहे थे, नहीं खुलेगा। तो इसमें हमको दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। पेन रखा हुआ हमको उठाना, तो हम उठाएंगे कब? ऊपर की ओर खींचेंगे, तो दिशा की ज़रूरत पड़ती है। बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ये जितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे ये किस में जाती हैं? ये आपकी जो है सदिश राशियाँ होती हैं। तो अदिश और सदिश राशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एसआई फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उनको कैसे मापा गया, एसआई सिस्टम उनका क्या है। तो भौतिक राशियों को जो मेजर करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मापतौल विभाग ने कुछ नियम तय किए। उन नियम को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। उसके आधार पे हम लोग लंबाई को हमेशा मीटर में मापेंगे, क्योंकि तरीके हमारे पास बहुत थे लंबाई को मेजर करने के लिए। तो अच्छा हाँ, इसके पहले ये देख लेते हैं कि जो राशियाँ होती 2 प्रकार की होती हैं। एक राशि होती है मूल राशि होती है, एक कौन सी होगी? मूल राशि, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। दूसरी व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न, इसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। डिराइव्ड मतलब उत्पन्न की गई, दोबारा डिराइव की गई, ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मूल राशि मतलब ऐसी राशि जिनको हम एक दूसरे में बदल नहीं सकते। जैसे हमने कहा अगर हमको जैसे लंबाई को मीटर, इसको हम मीटर में मान सकते हैं, सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम कह दें लंबाई हमारी 5 kg होगी, तो नहीं होगी, 5 किलोग्राम लंबाई नहीं हो सकती। क्यों? तो इसका एक फिक्स है, लंबाई हमेशा इसी में आएंगी। हम इसको दूसरी किसी राशि से माप नहीं सकते। तो लंबाई अपने आप में एक राशि हो गई। दूसरी, ये लंबाई क्या हो गई? राशि हो गई। ये इसका मात्रक हो गया, ठीक, लंबाई हो गया। ये इसकी क्या हो गई? राशि हो गई। ये इसका मात्रक हो गया। ये इसका प्रतीक हो गया। प्रतीक हम लोग किसे दिखाते हैं? एल से। देखो लेंथ से लिखते तो उसको हमने एल से दिखाया। द्रव्यमान हो गया हमारा, द्रव्यमान मास से लिखते हैं, और मास को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम को हम लोग किस में लिखते हैं? केजी में, ठीक, यहाँ लिख लो केजी। ये अगर प्रतीक में लिख रहे हैं एम, यहाँ हम लोग सीधे बीमा लिख लें ना, बीमा, मीटर को एम। उसके बाद द्रव्यमान हो गया। बीमा मतलब डायमेंशन, कैसे दिखाते हैं। फिर समय, याद रखना ये मूल राशि हैं, एक दूसरे में नहीं बदली जा सकती। लंबाई को द्रव्यमान में नहीं बदल सकते, द्रव्यमान को लंबाई में नहीं बदल सकते। समय अलग होगा, समय 5 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन कभी 5 मीटर में नहीं होगा, 5 किलो में समय नहीं होगा। तो ये इसीलिए मूल राशि हैं। हमको अलग अलग राशि की जरूरत लगातार पड़ रही। एक क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए केवल लंबाई मेजर करनी थी तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में काम चलता जा रहा। लंबाई भी बहुत सारी हो सकती थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन इन सबको हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब हम द्रव्यमान की किसी वजन की बात करेंगे तो हमेशा वजन को किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेंगे, ग्राम में लेंगे, है ना, पाउंड में लेंगे, लेकिन उसको हम मीटर में मेजर नहीं कर सकते। फिर समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। बहुत ज़्यादा डीपली देखना तो हमारे लेक्चर जो है 9th क्लास 10th क्लास के डायमेंशन वगैरह पढ़े हुए हैं, आप लोग उसमें विस्तृत देख सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। समय को किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। इसकी बीमा क्या होगी? टी होगी। समय के बाद आता है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन को किससे दिखाते हैं? के से। इसकी डायमेंशन क्या होगी? के होगी। फिर ताप के बाद आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब चमक। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। कैंडला को हम लोग किससे दिखाते हैं? सीडी से दिखाते हैं। फिर इसके बाद आती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ठीक है, किससे होता है? मोल। और इसको किस में दिखाते हैं? प्रति मोल में भी लिखते हैं। किस में लिखते हैं? प्रति मोल। कितने हो गए? 7 मूल मात्रक होते हैं। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना। एक छूटी है, वो कर लो, वैद्युत धारा। यहाँ पे लिख सकते थे समय के बाद वैद्युत धारा, मैं यहाँ इधर लिखे दे रहा हूँ ना,
इसको यहीं लिख देते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। इधर लिख दें वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर के सम्मान में इसको एम्पियर से रखा गया, और इसको दिखाते ये AMP ना, इसकी डायमेंशन क्या होती है? A होती है। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखेंगे, कभी कभी पूछा भी जाता है, मात्रक पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाता, तो आप लोग इसको कर लेंगे। फिर इनको ऐसा क्यों रखा गया? इनके अपने अलग अलग कारण हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मापतौल विभाग ने क्या किया, समिति बैठी 1960 में, फिर 71 में कुछ तय किए गए। तो उन नियमों कैसे तय किया गया? जैसे मीटर है, तो उन्होंने क्या किया, प्लेटिनम और इरेडियम की एक छड़ ली और उसमें 2 टिक बना दिए और कहा कि 1 मीटर की ये उतना टिक बना दिया गया, कहा गया ये 1 मीटर का होगा और उसको 1 मीटर माप लिया गया। लेकिन फिर समय के साथ दिक्कत क्या आई? सबको पता है कि सबसे ठोस माना गया था। क्यों? क्योंकि और कोई मीटर इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनका प्रसार हो सकता था, फैल सकती थी, सिकुड़ सकती थी, तो कम ज़्यादा हो सकती थी समय के साथ, बहुत लॉन्ग टाइम पे। लेकिन तो इसलिए इन सब के कारण धीरे धीरे संशोधन करते रहे। फिर नया नियम ये जारी कर दिया कि प्रकाश जो है अपने 3 लाखवें सेकंड में जितना चलता, मैंने 3 लाखवें कह दिया, उसका थोड़ा सा बहुत प्रकाश जो है मतलब जो है 2,99,000 है ना, तो ऐसे करके बहुत लंबा पड़ता है, तो वो आप लोग वैसे याद कर लीजिएगा, या डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं कि कितना चलता है, या हम ऐसे कह देते हैं कि 3 लाखवें सेकंड में जितना चलता है उसको 1 मीटर। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा जितना चलता है पर वो कभी उसकी डिस्टेंस बदलने वाली नहीं, तो उससे फिक्स कर दिया गया। फिर ऐसे ही किया गया, द्रव्यमान को कार्बन 12 से कैसे तुलना करा दिया गया, समय के साथ ऐसे कर दिया गया, ताप का क्या कर दिया गया, केल्विन उसका ट्रिपल पॉइंट लेके, त्रिक बिंदु लेके, ज्योति तीव्रता कैंडला सिटी, कैंडल से मतलब वो जो मोमबत्ती जो चमक होती है ना, किसको दिखाता है? चमक को। पदार्थ की मात्रा किस में मेजर की गई? मोल में मेजर की गई। वैद्युत धारा को एम्पियर में लिखा गया, तो वैद्युत धारा को किस में दिखाया? एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाई गई उसमें भी लिया गया। आप लोग जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि 2 धारावाही तार लेते हैं, तार में क्या करंट अगर एक ही डायरेक्शन में कराते हैं तो आकर्षण लगता है, विपरीत दिशा में कराते हैं तो प्रतिकर्षण लगता है। लेकिन उन्होंने बताया जब ये आकर्षित होते हैं, यहाँ घिरनी लगाई गई, पहिया लटकाया गया, ऐसे तरीके किए गए। फिर बताया गया कि इनमें अगर I1 1 एम्पियर कराएं, I2 भी 1 एम्पियर कराएं, तार की लंबाई 1 मीटर ले लें, तब इनके बीच जो बल लगता है वो कितना होता है? 2 × 10⁻⁷ और ये जितना बल लगेगा वही क्या होगा? इसकी वैद्युत धारा के बराबर होगा। कैसे फार्मूला बना? फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। F = क्या होता था? μ0/2 पाई इंटू I1 I2 अपान R इंटू L। R क्या होगा? इनके बीच की डिस्टेंस। कहा गया 1 मीटर की डिस्टेंस पे 1 मीटर लंबाई वाले तार रखे जाएं और उन तारों में अगर यदि इतनी धारा प्रवाहित कराई जाए कि उनके बीच लगने वाला बल कितना हो? 2 × 10⁻⁷, तो उनमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। इस तरीके से इसका डिफिनेशन बना लिया गया। कैसे? क्योंकि μ0/2 पाई की वैल्यू ही होती 2 × 10⁻⁷। I1 I2 कितना? 1 × 1 और ये कितना? 1, इसको 1 रखोगे तो यही आ जाएगा। तो लगने वाला बल इतना होता है। ये सब आपके काम का भी नहीं, लेकिन बताए दे रहे, ऐसे ऐसे परिभाषाएँ बनाई गई। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, हमने ये सीख लिया। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डिस्टेंस वगैरह लिखानी हो तो कहो लिखा दें। लंबाई की मात्रक बहुत सारे, छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्यों? क्योंकि फिजिक्स नेचर का अध्ययन ही है कि हमको जो ज़रूरत पड़ती है हम वही उतने बनाते हैं, ना तो उससे ज़्यादा बनाते हैं ना तो उससे कम। जब चीज़ों का अध्ययन करते गए हमको पता है हम इतनी बड़ी चीज़ देखें हम मीटर में माप लेंगे, छोटा करते गए सेंटीमीटर में, तो ऐसे और कम करते गए तो कितना मिली, माइक्रो, नैनो, पिको करते गए और छोटा ले लिया। जैसे बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं तो हम एंगस्ट्रॉन में माप लेते हैं कि जीवाणु की लंबाई कितनी एंगस्ट्रॉन में है ना। तो इन सब के हिसाब से बनाई गई। दूरी बढ़ाते गए तो मीटर में किए, किलोमीटर में किए, और ज़्यादा दूरी बढ़ गई तो कितने में किए। तो जैसे हम लोग इतनी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी ग्रहों के बीच की दूरी को, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिखाया जाता है। खगोलीय इकाई वो कैसे होता है कि मान लीजिए पृथ्वी से जो सूर्य, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? खगोलीय इकाई। तो इस खगोलीय इकाई से आराम ये होता है
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आराम के हमने इसको 1 AU ले लेते, पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम कितना ले लेते हैं 1 AU। इससे फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए कोई इससे डबल दूरी पे है जितनी इनके बीच की, तो उनको 2 AU हो गया, 1.5 कर दिया तो 1.5 गुना दूरी होता है। तो इस तरीके से ये आराम हो जाता है। तो वह AU क्या होता है, खगोलीय इकाई क्या होती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है 1 AU कहलाती है। फिर एक आप पढ़ेंगे लाइट ईयर पढ़ेंगे, 1 लाइट ईयर LY जिसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर को क्या कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। और 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है 1 प्रकाश वर्ष। तो जब 1 प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बताया जाएगा कि जो लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, वो 1 साल में कितना ट्रैवल कर ले जाती है। तो वो जितना भी ट्रैवल करती है, वो जितनी ट्रैवल करने में, यात्रा करने में जितनी भी दूरी तय करती है, वो उसका क्या कहलाता है 1 प्रकाश ईयर। तो ये याद रखना कि जो 1 प्रकाश वर्ष है, यहाँ वर्ष देख के बच्चे समय का मात्रक लगा देते हैं, गलत है। ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, तो 1 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और ये दूरी का मात्रक कितना कि जो प्रकाश है 3 लाख किलोमीटर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कितने साल में 1 साल में। 1 साल का मतलब 12 महीने। 12 महीने, 1 महीने का अगर हम 12 महीने ना, 12 महीने 1 साल में जितनी भी डिस्टेंस तय करती, तो 1 साल को हम 12 महीने ऐसे ना करके हम कहते हैं 365 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में वो जितनी भी डिस्टेंस तय करे 365 दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे को मिनट बदलेंगे, 60 मिनट होंगे, 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, फिर इन सब का गुणा कराएंगे और यहाँ प्यारा सा निकल के आएगा। और वो कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतनी दूरी जो है प्रकाश 1 साल में तय करता है। और वही क्या कहलाता है 1 LY। 1 लाइट ईयर में प्रकाश इतनी चाल चलता है। अगर मीटर को किलोमीटर में लोगे तो 9.46 × 10⁻12 कितना हो जाएगा किलोमीटर। ठीक, तो प्रकाश इतना चलता है, वही लाइट ईयर होता है। फिर इसके बाद पार्सेक आता है कि 1 पार्सेक क्या होता है। तो आप लोग पार्सेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्सेक क्या होता है, देखो हम लोग जान लेते हैं पार्सेक क्या होता है। पार्सेक, अच्छा पार्सेक का पहले मैं संबंध लिखा देता हूँ, संबंध से आपको पहले क्लियर हो जाएगा। 1 पार्सेक होता है 3.26 LY। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 LY। LY से आप समझ गए होंगे प्रकाश ईयर, मतलब प्रकाश 1 साल में जितना प्रकाश चलता है उससे लगभग 3.5 गुना, है ना, 3.25 गुना होता है पार्सेक। तो इसका मतलब पार्सेक जो है लाइट ईयर से बड़ी यूनिट है। तो कोई पूछे पार्सेक बड़ी है कि लाइट ईयर, तो पार्सेक बड़ी यूनिट होती है। लेकिन कितना होता है पार्सेक, तो पार्सेक इतना होता है कि वो मान लीजिए कि 1 AU का चाप, कितने AU का 1 AU। 1 AU तो आपको समझ में आ ही गया होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती, इतनी दूरी के बराबर का अगर हम चाप खींचे, और ये चाप कोई बिंदु, एक ऐसा बिंदु ले जहाँ से ये चाप जो है 1 सेकंड का कोण बना रहा हो। कितने सेकंड का कोण बना रहा हो, कोण सेकंड में भी होता है, याद रखना। सेकंड में कैसे होता है सबको पता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो डिग्री मिनट इन सब में संबंध होता है, और इन संबंधों के आधार पे कितने सेकंड का समय बनाए 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड का कोण बनाए। तो ये जो दूरी होती है, जो ये रेडियस होती है, ये होती है 1 पार्सेक। कितनी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं 1 पार्सेक। ठीक, 1 पार्सेक, 1 पार्सेक। और ये कितना होता है ये मैंने यहाँ लिखा दिया है। तो पार्सेक आपको समझ में आ गया होगा कि 1 AU के चाप से अगर खींचे, वो 1 सेकंड का जिस बिंदु से एंगल कोण बनाए, तो उसको जो मिलाने वाली ये वाली रेखा जो होती त्रिज्या, ये कितनी होती है 1 पार्सेक होती। ठीक, तो पार्सेक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद छोटे छोटे मीटर जो हैं वो आपको पता ही है। एंगस्ट्रॉन में कितना होता है, छोटी छोटी दूरी मात्रक जो होते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है। तो मैं नैनोमीटर, माइक्रोमीटर ये सब लिखा देता हूँ, और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, मिलीमीटर आपको पता है 1 mm 10⁻³ मीटर होता है। ठीक, 1
माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है, ठीक। और नैनो, एक नैनो भी कर सकते हैं, एनएम, नैनोमीटर, एनएम है ना, एनएम कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। इसके बाद एक पिकोमीटर कितना होता है, ये कितना होता है, 10⁻12 मीटर होता है। इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। और कहाँ तक कि आप पढ़ेंगे इसको, नैनोमीटर हो गया। फिर इसके बाद जो छोटी छोटी डिग्रियाँ हमने पढ़ ली, एक फर्मी कितनी होती है, 10⁻15 मीटर होती है। अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक और कर लो। अच्छा, एक फर्मी, FM, इसको क्या कहते हैं, फर्मी, कितना होता है, 10⁻15 मीटर। तो बहुत छोटी डिजिट है, इतनी छोटी कि आपको दिखाई नहीं देगा, 10⁻6 ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन 10⁻3 तक की आप देख सकते हैं नंगी आंखों से, ठीक। फिर इसके बाद बहुत सारे रिलेशन आपको समझ में आएगा। ऐसे द्रव्यमान के बहुत सारे मात्रक होते हैं, औंस होता है, पाउंड होता है, किग्रा होता है, क्विंटल होता है, मीट्रिक टन होता है। ये सारे रिलेशन आपको बुक में मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि द्रव्यमान में बहुत सारी कोटियाँ होती हैं, उन सबको हम लोग देख लेते हैं। फिर हाँ, एक और पढ़ लेना, 1 कैरेट कितना होता है, 205.3 मिलीग्राम होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत बार पूछा गया, अच्छा, एक अहमदाबाद RRB अहमदाबाद में पूछा गया प्रश्न है, ल्यूमन किसका मात्रक है। तो ल्यूमन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लेक्स का मात्रक है। अगली आगे हम लोग बढ़ते हैं, समय के मात्रक। अच्छा, समय का भी बता दें, यह समय 1 साल, चंद्रमा, सौर मास है ना, ये सब पढ़ेंगे। 1 सप्ताह, दिन, घंटा, मिनट, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, जैसे ये किए वैसे उसमें भी लगाते जाएंगे, सेम हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक कि एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अच्छा, ये सब मात्रक किसके हैं, लंबाई के, ठीक है, सब मात्रक किसके हैं, लंबाई के, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर अच्छा, एक प्रश्न ऐसे मैं पूछता हूँ, डाप्सन इकाई यूनिट किसके प्रयोग में किया जाता है, डाप्सन का प्रयोग किस में किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई मापने में। किसका, डाप्सन का। तो मैं कभी कभी बीच बीच में 1-2 प्रश्न आपसे ऐसे करता रहूँगा, तो आप चीज़ें याद करते रहेंगे। इसके बाद ऊष्मा का मात्रक, कैलोरी, जितने भी ऊर्जा के मात्रक, जूल और कैलोरी, जूल और कैलोरी में क्या संबंध होता है, ये हम लोग बताएंगे, कैसे आता है ये भी सीखेंगे। फिर एक आता है कि चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये तारों के द्रव्यमान को प्रदर्शित करने में चंद्रशेखर सीमा भी बताएंगे, कैसे होती चंद्रशेखर सीमा, क्या होती है, न्यूट्रॉन तारा कब बनता है, वामन तारा कब बनता है ना। तो इसके बाद आगे अब हम लोग आते हैं, बीमाएँ क्या होती हैं। तो किसी भी भौतिक राशियों को उनको घातों के रूप में जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वो बीमाएँ होती हैं। और कुछ भौतिक राशियों के हम लोग बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ तो ये बीमीय सूत्र, लंबाई को L से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से दिखाएंगे, समय को T से दिखाएंगे, और ताप को K से दिखाएंगे। पहले यही 3 चीज़ें याद कर लेते हैं, M, L और T। द्रव्यमान को M से, लंबाई को L से, समय को T से। तो इनके आधार पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, सबसे शुरुआत हम सरल से करते हैं, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। उन विमीय सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली हम 1-2 बताएंगे, 3-4 और आप लोग आके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे क्या, क्षेत्रफल आपने बचपन से पढ़ रखा है, लंबाई गुणे क्या होती, चौड़ाई होती। हमने कहा आप लंबाई से मापिए, चौड़ाई से मापिए, सबका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर। और सबको पता मीटर को हम किससे दिखाते थे, L से। तो क्या हो गया, L इंटू L, L स्क्वायर हो गया। ऐसे आयतन का क्या होता था, हम लोग क्या पढ़ते थे, आयतन को L, B और H, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। और सबको किससे दिखाते थे, M से, मीटर से, मीटर और मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और मीटर को किससे दिखाते हैं, L से। तो क्या हो जाएगा, L क्यूब। तो ऐसे मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है चाल का मात्रक। आप लोग चाल को भी निकाल सकते हैं। चाल को क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय लिखते हैं। और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी, लेंथ, L से दिखाएंगे। समय को किससे दिखाते थे, T अगर पावर 1 होती है, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है पावर, LT -1 हो गई। ऐसे बहुत सारे मात्रक निकाल सकते हैं। चाल और वेग का मात्रक एक ही आएगा। फिर हम लोग संवेग का मात्रक निकाल सकते हैं। संवेग क्या होता है, संवेग भी जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी। संवेग क्या होता है, संवेग को P से दिखाते हैं, P बराबर M इंटू V होता है। जब भी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास हो और वो चल रहा हो, द्रव्यमान, तो उसके पास अपना एक मोमेंटम होता है, संवेग होता है। और वो कितना होता है,
m इंटू वी क्या होती है, उसकी चाल होती है, m क्या है, द्रव्यमान है उसका। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, हम लोग किससे दिखाते थे, kg से। इसको मीटर प्रति सेकेंड आया, हमने यहाँ देख लिया, देखो दूरी को किस में, मीटर में, समय को सेकंड में। तो मीटर इंटू सेकेंड, तो kg मीटर इंटू सेकेंड, kg को किससे दिखाएंगे, m से मास को, दूरी को l से दिखाते हैं, समय को नीचे t से, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो mLT -1। तो इस तरीके से हम चाहेंगे तो यूनिट निकालते रह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मात्रक निकालने के पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सिस्टम है मात्रक मापने के बहुत सारे तरीके थे। जैसे हम लोग कौन कौन से सिस्टम पढ़ते हैं, MKS सिस्टम, एक पढ़ेंगे MKS सिस्टम होता है, दूसरा होता है CGS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, तीसरा होता है FPS सिस्टम। ये ज़्यादा बताने की नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। M क्या है, मीटर है, ये क्या है, किलोग्राम है, ये क्या है, सेकंड है। अच्छा मीटर किस में लेते हैं, लेंथ का मात्रक मीटर होता है, मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं, समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में। तो जब ऐसा लिखा जाए कि द्रव्यमान लंबाई को मीटर में लिया जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में लिया जाए, समय को सेकंड में लिया जाए, तो MK सिस्टम होता है। CGS सिस्टम क्या होगा, जब इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में लिया जाए, लंबाई को किस में लें, सेंटीमीटर में लें, और द्रव्यमान को किस में लें, ग्राम में लें, और समय को किस में लें, सेकंड। देखो तीनों में सेकंड ही है। इसमें क्या होगा कि लंबाई को हम लोग फुट में लें, लंबाई फुट में ली जाए, द्रव्यमान को किस में लिया जाए, पाउंड में लिया जाए, और इसको किस में लें, सेकंड में। ठीक, तो ये ब्रिटेन का सिस्टम था, ये फ्रेंच सिस्टम था, फ्रांस में था। तो ऐसे इस तरीके से CGS FPS ये चलता है। फ्रांस में ऐसे ही सिस्टम आज भी शायद चल रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मापतौल में MKS ही चलता है। MKS क्यों, क्योंकि SI सिस्टम का ही भाग है। अलग से कहते हैं SI सिस्टम, उसमें भी पढ़ोगे तो वही भाग वही पड़ता है। इसमें लंबाई को मीटर में लेते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, और समय को सेकंड में लेते हैं। तो इस तरीके के हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब MK सिस्टम के बारे में ही हम लोग जानेंगे, कई बार पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग मात्रक निकालना आ गया, एक दो मात्रक चाहो तो और बता दें। जैसे त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, त्वरण, बल और कार्य। तो देख लेते हैं त्वरण क्या होता है, क्योंकि भी डिफिनेशन आएंगी तो हम लोग फिर से सीख लेंगे। त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन, जिसमें वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण क्या होता है, इसका मात्रक कितना होगा, तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख दूं, मीटर से L होता है, सेकेंड को T से लिखते हैं, T स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT -2। इससे ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, M × A। द्रव्यमान को आप लोग किससे लिखते हैं, kg से लिखते हैं, इसको मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण को देखो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही लिखा गया है। और ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं, LT -2, और ये mLT -2। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा मोमेंटम कराए थे तो क्या उसमें कुछ गलत तो नहीं लिख दिए थे, P = mv है ना। P का मास kg होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, पता नहीं मुझे याद नहीं, देख लेना ना। तो ये m हो गया, ये L हो गया, ये T हो गया। mLT -2 तो नहीं कर दिया था, अगर किए होंगे तो कर लेना, mLT -1, ये mLT -2 आपको याद होना चाहिए। इसके बाद कार्य का मात्रक करोगे, बल गुणे विस्थापन होता है, तो mL² -T हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कार्य का भी चाहो तो कर लेना, W = F × D। और ये अभी हम लोग देख चुके हैं, mLT -T होता है, mL। अब यहाँ पे चूँकि D को भी L से ही दिखाते तो क्या हो जाएगा, mL² T -2। तो विमीय विश्लेषण आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्या, अगला कुछ पूछे गए। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में हुआ। छपाई यंत्र का आविष्कार किसने किया, जॉन गुटेनबर्ग ने किया। तो बीच बीच में हम कभी कभी पूछे गए हैं उनको ऐसे ही बोल दिया करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। लाग पद्धति को किसने किया, जॉन नेपियर ने किया। ठीक, लाग पद्धति किसने लाई, जॉन
नेपियर लॉगरिथम जो हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला आता वायु दाब मापी को किसने किया था? टार्सेली ने किया था। वो कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? अच्छा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? नोबेल पुरस्कारों की स्थापना किसने की थी? किसके सम्मान में? अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। तो आज की क्लास को हम लोग साथ यहीं समाप्त कर दें। बाकी अब कुछ महत्वपूर्ण जैसे टॉपिक आएंगे उनको भी रिवाइज कराते रहेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे? हम लोग गति वगैरह, मैकेनिक्स, गति क्या होती है इसके बारे में जानना सीखेंगे। जो जो बोर्ड में एनटीपीसी पूछता रहता है, आरआरबी ग्रुप डी में जो प्रश्न आते रहते हैं उन सबको कराएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके एक भी प्रश्न छूटे न। चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बने रहिए, साथ देते रहिए।